शादी के बाद अगर आपकी स्त्री यह 3 काम करे तो घर से भाग जाना, नहीं तो मारे जाओगे। जय श्री राम प्रिय दर्शक बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुए हैं। इसीलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें। प्रिय दर्शक बंधु, आज हम जानकारी आपके लिए जो लेकर आए हैं, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दर्शकों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी जानकारी। आपको दर्शक बंधु हम बता दें, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक होने वाली है। दर्शक बंधु, दोस्तों, आपने घासीराम पंडित और गुलाठी राम नाई के अक्सर किस्से तो सुने ही होंगे। उन्हीं किस्सों में से एक छोटी सी कथा आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके लिए समझाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, घासीराम पंडित से गुलाठी राम आज्ञा मांगता है। बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाता है और उसने जैसे ही जाकर बाजार में सामान के लिए खरीदा, जब बाजार से वापस लौट रहा था तो उसने बाजार में क्या देखा कि एक स्त्री हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक व्यक्ति के पीछे पीछे भाग रही है और वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए उस स्त्री के आगे आगे तेजी से दौड़ रहा था। दोस्तों, इधर देखते ही गुलाठी राम जो नाई था, उसने समझ लिया कि इसका जवाब अब हमारे पंडित जी नहीं दे पाएंगे और इसी बहाने से हम सुबह के लिए अपने घर के लिए चले जाएंगे। यह दृश्य देखकर वो नाई घर के लिए चला आता है। उसके बाद में घासीराम पंडित के यहाँ पर गुलाठी राम आता है। फिर भोजन की तैयारी होती है, भोजन बनाया जाता है। नाई घोड़ों के लिए भी घास खिलाता है। फिर उसके बाद में पंडित जी भोजन के लिए तैयार करते हैं और उसके बाद में भोजन करते हैं। दर्शकों, जब उसके बाद में रात होती है तो गुलाठी राम नाई पंडित जी से पूछता है, हे महाराज, मैं जो बाजार में आज एक दृश्य देखकर जो आ रहा हूँ कि एक स्त्री नंगी तलवार लेकर के अपने पति का पीछा कर रही थी, इसका क्या मतलब है? मुझे इसका जवाब दीजिए महाराज, नहीं तो हम सुबह के लिए अपने घर चले जाएंगे। दर्शकों, नाई की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, हे नाई, पहले तुम हमारा हुक्का भर कर के लाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। दोस्तों, पंडित जी के कहे अनुसार नाई हुक्का भर कर लाता है और पंडित जी उसमें फिर दम लगाते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, हे नाई, अब हम तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि एक स्त्री अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर के आखिर अपने पति का पीछा क्यों कर रही थी। फिर पंडित जी बोले, हे नाई, गंगा तट के पास में एक नगर बसा हुआ था जिसमें एक व्यापारी रहा करता था, जहाँ पर हम और तुम रुके हुए हैं, जिसका नाम है लक्ष्मी दत्त। अब से कुछ वर्ष पहले लक्ष्मी दत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की शादी बेटी जयावती के साथ में कर दी। दोस्तों, दिखने में जयावती बड़ी ही खूबसूरत थी, जिसके पिता ने उसके विवाह में बहुत सारा दहेज दान दिया था। इस कारण से धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर वह आई तो सभी लोगों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वो घर की सबसे प्रिय बहू बन गई और लक्ष्मी दत्त भी अपनी जया पत्नी से बड़ा ही प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव तैयार रहता था। संयोग बस एक बार सेठ धर्मसेन जब नाव का विहार कर रहे थे, जब नाव पर बैठकर घूम रहे थे, तो गंगा के भंवर में वो नौका फंस गई
और फिर वह भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस भयानक परिस्थिति से लक्ष्मी दत्त के माता पिता जो थे वो एकदम से घबरा गए। घबराहट की वजह से नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों एकदम से गंगा की लहरों में समा गए। तब लक्ष्मी दत्त ने उनकी बहुत ही ज़्यादा खोज करवाई, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। तब थक हार कर लक्ष्मी दत्त ने अपने माता और पिता का क्रियाकर्म करवाकर समाई दात का निर्वाह कर दिया। हे नाई, पिता के मरने के बाद व्यापार का जो भार था वो सभी लक्ष्मी दत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण से उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में दिन रात अपनी दुकान पर बैठा रहता था और फिर अपने गांव से बाहर भी व्यापार के सिलसिले में आने जाने लगा। इस कारण से वो अपनी पत्नी के लिए समय नहीं दे पा रहा था। समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए अच्छी नहीं लगी, उसके लिए असह्य हो गई। कहाँ तो उसके पति का मिलन उससे हर रोज होता था, अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद में जब लक्ष्मी दत्त अपने घर के लिए लौटता था तो मात्र कुछ ही दिनों तक अपने घर पर ठहर पाता था। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से उसी यात्रा पर जाना पड़ता था। इधर उसकी पत्नी जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी और रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर सो जाया करती थी। तब पंडित जी कहते हैं कि हे बिलाठी राम, जया जवान थी, उसके मन में भी कुछ खुद के लिए उमंगें थी, उसके भी कुछ अरमान थे। पति के सावंत पानी की लालसा उसके मन में हर समय उमड़ती रहती थी। अतः वह सबसे ज़्यादा फिर व्याकुल रहने लगी। तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और फिर वह अपनी काम वासना को शांत करने के लिए कोई न कोई उपाय खोजने लगी। दोस्तों, संयोगवश एक दिन उसके द्वार पर एक मनहारा उसके दरवाजे पर चूड़ी बेचने के लिए आया और मनहारे का नाम था गबरू। गबरू जवान था, आंखों में सूरमा, सफ़ेद कुर्ते पर काली बास तक। पहले तो उसने आकर के जया के मकान के सामने आकर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर जया नीचे उतर कर आई। उस मनहारे का रूप पहले ही नज़र में जया के दिल और दिमाग में उतर गया और जब मनहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा कि तुम्हें कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं, तो जया के मुंह से बरबस निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। दोस्तों, इधर घासीराम पंडित बोले, हे बिलाठी रामनाई, उस दिन से किस प्रकार से जया और मनहारे के कैसे नाजायज संबंध बन गए, यह तो एक अलग कहानी है। फिलहाल तुम इतना जान लो, जया ने उस मनहारे के लिए अपने पति का स्थान दे दिया और उसी से लिप्त होकर के अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। अब तो जया परपुरुष का सहवास पा करके उसके स्वभाव में परिवर्तन भी होने लगा। पति के लिए तरसने वाली जया अब फूल की तरह खिली रहने लगी। वह मनहारा चूड़ी पहनाने की वजह से जया के घर के चक्कर लगाने लगा। तब पड़ोसियों के लिए उनके संबंधों पर संदेह होने लगा। तभी सबकी जुबानों से यह चर्चा गली और मोहल्लों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मी दत्त की पत्नी और मनहारे के बीच में अवैध संबंध पनपने लगे। इधर एक दिन लक्ष्मी दत्त बाहरी प्रभाव से 2 महीने के बाद में अपने घर पर लौटा। जब लक्ष्मी दत्त बाहर से लौटकर आया था तो अपने साथ में जया को देने के लिए वो सैकड़ों उपहार लेकर आया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी
अपने पति से उसने किसी भी प्रकार का कोई प्रेम संबंध नहीं रखा। ऐसे आचरण को देख करके लक्ष्मी दत्त के लिए अपनी पत्नी पर संदेह होने लगा। तब लक्ष्मी दत्त सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से मिलती है। लेकिन इतना कुछ दिमाग में चलाने के बाद भी उसने अपनी जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति उसने अपना व्यवहार पहले के जैसे बनाकर ही रखा। लक्ष्मी दत्त 2 हफ्ते ठहरने के बाद में एक दिन उसने अपनी पत्नी जया से कहा, हे प्रिय, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि आजकल मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। व्यवस्था ऐसी है कि व्यापार के सिलसिले में बाहर तो मुझे मजबूरन होकर जाना ही पड़ता है। लक्ष्मी दत्त की पत्नी ने भिरवटी चढ़ाते हुए पूछा, क्या कल तुम फिर बाहर जा रहे हो? तब लक्ष्मी दत्त ने जवाब दिया, जी हाँ प्रिय, लेकिन तुम चिंता ना करो, सिर्फ 1 हफ्ते भर का ही काम है। 1 हफ्ते के बाद मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब लक्ष्मी दत्त की पत्नी कहने लगी, ठीक है, मैं इतने दिन तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहूंगी, पर तुम अपना ध्यान रखना। इस प्रकार से अपनी पत्नी के लिए दिलासा दिलाकर लक्ष्मी दत्त दूसरे दिन व्यापार के सिलसिले में बाहर चला गया। लेकिन दोस्तों, वो तो उसका एक बहाना था, लेकिन वो शहर में नहीं गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ गुजारा और रात्रि के ठीक जैसे ही 10 बजे तो वह अपने मकान पर जा पहुंचा। लक्ष्मी दत्त के मकान के पीछे एक ऊंचा सा आम का वृक्ष खड़ा हुआ था। लक्ष्मी दत्त उसी आम के वृक्ष पर चढ़कर अपनी मकान की छत पर पहुंच गया। पैर दबाते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया और खिड़की के एक छेद से उसने झांक कर देखा। जो दृश्य उसने देखा, वो दृश्य देख करके उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अतः उसी के बिस्तर पर जया उस मनहारे के बाहों में लेटी हुई थी। बाहर उसका पति अपना क्रोध शांत करके बाहर खड़ा ही रहा। जब वासना का उपहान शांत हुआ और अपने प्रेमी उस मनहारे से कहने लगी, अब तुम रोजाना यहाँ रात के लिए आ जाया करो। मेरा पति 1 हफ्ते की कहकर गया है, लेकिन मैं जानती हूँ वो 2 हफ्तों से पहले नहीं आएगा। यह सुनकर मनहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए तो रोज यहाँ आना बहुत ही मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं, इसीलिए हमारे लिए यह उचित होगा अतः अपने संबंधों के लिए हमेशा के लिए समाप्त कर दे। इतना कहकर के वह रुक गया। तब वह मनिहारा कहने लगा, अगर किसी प्रकार से तुम्हारा पति सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए, इससे अच्छा हमें कोई उपाय नहीं लग रहा है। तब जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को कामयाब कैसे बनाया जाए, इस बात पर हम दोनों के लिए कोई न कोई उपाय निकालना होगा। इधर लक्ष्मी दत्त खिड़की से ज़्यादा कुछ तो नहीं सुन सका, लेकिन उसने तुरंत ही उसी समय पर निर्णय कर लिया कि आज की रात ही मुझे आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, इससे पहले कि यह दोनों मिलकर मुझे मार डालें। इन दोनों में से दोनों को या फिर एक को समाप्त करना होगा। ऐसा विचार करके वह पेड़ के रास्ते पुनः नीचे उतर गया और अपनी दुकान पर जा पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर ले आया। वृक्ष के रास्ते ही वह पुनः अपनी छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन काट डाली और दबे पैर अपने कक्ष से बाहर निकल आया। इधर सुबह के लिए जैसे ही जया उठ गई, जया जागी तो उसने क्या देखा, अपने प्रेमी के लिए मरा हुआ पाया।
इतना दृश्य देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा, यदि यह लाश मेरे घर से किसी को मिल गई तो निश्चय ही वह समाज की नज़रों में हत्यारन कहलाएगी और इसका सीधा सीधा अर्थ होगा फांसी के फंदे तक लटक जाना। इतना सोच विचार करने के बाद में उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय बनाया। उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके और एक बोरे में बंद किए और गंगा स्नान करने के बहाने उस बोरा को ले जाकर गंगा में बहा आई। लक्ष्मी दत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा दृश्य देख लिया था। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी दत्त के आंखों में चमक आने लगी, अर्थात उसने अपने एक दुश्मन से अपना पीछा छुड़ा लिया था। दोस्तों, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। घासीराम पंडित कहने लगे, हे बुलाठी राम, योजना अनुसार लक्ष्मी दत्त फिर से अपने घर के लिए वापस लौटा। अपने साथ में पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद खाने के लिए उपहार लाया हुआ था। उसने लाकर वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर रख दिए। भोजन करने के बाद में जब पति पत्नी वार्तालाप करने के लिए बैठे तब पत्नी ने पूछा, हे प्रिय, इस बार तो ऐसा लगता है कि आज तो मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो, लेकिन हाँ, जल्दीबाजी में उन्हें दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिया। तब लक्ष्मी दत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार तुम इस कमरे के अंदर ले आओ और बोरियां खोल करके उन उपहारों को लाकर तुम अंदर सजा लो। प्रिय दर्शक बंधु, लक्ष्मी दत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, लेकिन वो बोरी उससे उठी नहीं। इस पर वह बोल उठी, हे स्वामी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे यह बोरी उठाए नहीं उठ रही है। यह सुनकर लक्ष्मी दत्त के मुख से यह निकल पड़ा, यह बोरी मनहारे की लाश से ज़्यादा भारी तो नहीं है, जिसे तुम सुबह उठा करके गंगा में बहा कर आई हो। यह सब सुनकर दोस्तों उसकी पत्नी एकदम सन्न सी रह गई। तो वह समझ गई कि आज उसका भांडा फूट चुका है। उसके मनहारे के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया है। अब तो यह अवश्य ही मुझको बिना दंड दिलवाए मानेगा नहीं। अतः इससे पहले नगर के कोतवाल के लिए इस घटना की सूचना पहुंचाए, तब तक इसको समाप्त कर देना चाहिए। यह उसकी पत्नी विचार करने लगी। ऐसा सोचकर वह नीचे के कक्ष की ओर भागी, जिसमें वो तलवार रखी हुई थी, जो कभी दूल्हा बनते समय कभी लक्ष्मी दत्त ने पहनी थी। लक्ष्मी दत्त ने जब वस्तु स्थिति को समझा तो वो भी कमरे की ओर भागा, लेकिन जया तो उससे भी ज़्यादा तेज निकली। उसने बड़ी ही जल्दी उस तलवार के लिए खुट्टी से उतार लिया और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मी ओर की दत्त भागने लगी। अपनी पत्नी को दोस्तों साक्षात रणचंडी बना देख करके लक्ष्मी दत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर के लिए भाग उठा। अब तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे अपने प्राण बचाने के लिए लक्ष्मी दत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए हुए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी को समाप्त करते हुए मित्रों, घासीराम पंडित ने इधर बुलाठीराम नाई से कहा, हे बुलाठीराम नाई, आज तुम जो दृश्य देख कर आए हो वह ये दृश्य उसी दिन का है, उसी समय का था। अब बताओ नाई, तुम्हारी जिज्ञासा अभी तक शांत हुई या नहीं? तब दोस्तों नाई कहता है, महाराज, हमारी जिज्ञासा अब पूर्ण तरीके से शांत हो गई है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। तो दर्शक बंधु, ये थी एक छोटी सी कहानी घासीराम पंडित और बुलाठीराम नाई की, जिसके माध्यम से बताया गया है कि एक स्त्री भला क्या नहीं कर सकती। एक स्त्री जब अपने मूड मत की हो जाए
तो ना तो वह पति के लिए अपने आगे समझती है, ना तो वह प्रेमी के लिए समझती है। जरा विचार कीजिए, अपने प्रेमी पे मर मिटने वाली वह उसकी पत्नी, और जब उसके पति ने उसके प्रेमी के लिए मार दिया, तब स्वयं को बचाने के लिए उसने उसी प्रेमी के लिए तलवार से काट काट कर एक बोरे में भरा और गंगे में बहा आई। जब स्त्री अपना प्रचंड रूप दिखाती है तो वह किसी के लिए नहीं बख्शती है, ना तो प्रेमी के लिए देखती है, ना तो पति के लिए देखती है। इस प्रकार से दोस्तों, उस पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए मारा और फिर अपने पति के लिए नंगी तलवार लिए उसके पीछे पीछे भागी। तो दर्शक बंधुओं, यह थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी के माध्यम से आपने समझ ही लिया होगा कि स्त्री का वह कौन सा रूप है जो पति को देख लेना चाहिए तो अपना घर छोड़कर चले जाना चाहिए, या फिर अपनी पत्नी को सबक सिखा देना चाहिए। तो दर्शकों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।